तो हाँ जी बच्चों, स्टडी नॉर्म्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 लेक्चर्स पे उसको खत्म किया, साथ में हमने एक्सरसाइज के सवाल उसके कर लिए हैं। अभी क्या बचता है, सॉरी एक्सरसाइज के नहीं, इनटेक्स्ट सवाल हमने उसके कर लिए हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, जो उसके एक्सरसाइज के सवाल है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के सवाल भी आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस हमारे साथ बने रहना और वीडियो को साथ साथ में देखते रहना। आप चाहें तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट वाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज के सवाल जो हम करने जाएंगे। ठीक है, एकदम ध्यान बना के रखेंगे, कुछ मुश्किल नहीं होता। फिजिक्स मुश्किल है ही नहीं, जब तक आप स्टडी नॉर्म्स में पढ़ रहे हो तो फिजिक्स आपको बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, देखें, an object experiences a net zero external unbalanced force। सबसे पहले हम समझेंगे बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस फोर्स वो होती है जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगती है। अनबैलेंस फोर्स वो होती है जब एक एंड से ज्यादा, एक एंड से, उस केस में ऑब्जेक्ट मूव करता है। बट ये बोल रहा है सवाल में ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, चलो इसको ले लो, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे टोटल अनबैलेंस फोर्स 0 है, मतलब इस पे अनबैलेंस फोर्स लग ही नहीं रही है। अनबैलेंस फोर्स लग ही नहीं रही है। बोलता है इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट, क्या ये ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, कि वो मूव करेगा ही करेगा, मतलब फोर्स फोर्स नहीं लग रही फिर भी ऑब्जेक्ट मूव करे, ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता तो बताओ कैसे, और उसका आंसर भी, रीजन भी दें। समझे? हो रहा है अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लग रही। अनबैलेंस फोर्स क्या है? हाँ, मतलब किसी चीज को मूव कराने के लिए अपने को क्या चाहिए, अनबैलेंस फोर्स चाहिए। तो बोलते अनबैलेंस फोर्स तो लग नहीं रही है, तो क्या इस केस में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है किसी वेलोसिटी के साथ? नहीं करना चाहिए, बट इसका आंसर है यस, कर सकता है, इट कैन। यस उसके बाद लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट, इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। यस के बाद नहीं, कौन सा कंसेप्ट आएगा सर? कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में कौन सी फोर्स लग रही है? नहीं लग रही, नेट एक्सटर्नल लग ही नहीं रही। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास आपका क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये लिख सकते हैं। या अगर अभी इलेक्ट्रॉन तो हमने पढ़ा नहीं होगा केमिस्ट्री में, अगर पढ़ लिया तो बढ़िया बात है। अर्थ रिवॉल्विंग नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या हो गया? रोटेशन ऑफ अर्थ। मैं बताता हूं रिवॉल्विंग क्यों नहीं। देखो, अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन नहीं हो सकती। रेवोल्यूशन होता है सूरज के आसपास चक्कर मारना। अगर ये सन है, ठीक है, अर्थ का जो पाथ है वो ऐसा है, जिस पाथ में अर्थ घूमती है वो कौन सा पाथ है, कौन सा पाथ है? एलिप्टिकल पाथ है। कौन सा है? एलिप्टिकल पाथ है। तो ये सन से दूर है और ये सन के पास है ना? पैरेहेलियन एपेहेलियन का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे स्लो होता है और यहाँ पे तेज मूव करती है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? रोटेशन ऑफ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। अब इधर बैठे 24 घंटे बाद दोबारा इधर घूमेगी ऐसे ही, तो वो आपका होता है रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो। ये दो एग्जांपल समझ आया? अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही फिर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो क्या केस है हमारा? यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ये इसका आंसर है। आंसर कैसे लिखेंगे बच्चे? अगर आपको आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहे हैं, वैसे तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इसकी, नहीं आ रहे आप ऐसे लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। समझ आया? कैसे लिखेंगे? यस लिखेंगे, यस लिखेंगे, उसके बाद कहां से लिखेंगे? उसके बाद यहां से लिखेंगे इट, इज possible for the object to be traveling with a non-zero velocity if an object experiencing a net zero external unbalanced force। समझ रहा है? समझ रहा है? ये लिखना है। अच्छा, उसके बाद डोंट वरी, पीडीएफ बना अभी कोई मिलेगी, है ना? ठीक है, तो कंडीशन दे दी मैंने, कंडीशन यूनिफॉर्म मोशन की, तो आप लिखोगे द कंडीशंस विल बी, ये दोनों। ठीक, क्लियर हो गया? आगे देखें, एग्जांपल्स हो गई है, क्यों कंडीशन क्या हो गई?
देखो इसमें कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई अनबैलेंस फोर्स तो नहीं लग रही, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अगर अनबैलेंस फोर्स लगती है ना उसकी मोशन, एक बात और याद रखना बच्चे, अनबैलेंस फोर्स के केस में, अनबैलेंस फोर्स के केस में मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स अनबैलेंस है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम। अनबैलेंस के केस में मोशन आपका यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम लगेगी ना, इसलिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चले। देखो व्हेन ए कारपेट, मतलब ये कारपेट है जी, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, जब आप उसको डंडे से मारते हो तो डस्ट बाहर आती है। क्यों ऐसा होता है, देखो अभी जैसे कारपेट हमारा, इस केस में हमारा कारपेट किस में होगा, कारपेट रेस्ट में, ठीक है। तो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स किस में है, मैट के डस्ट पार्टिकल्स भी किस में है, रेस्ट में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। डस्ट पार्टिकल्स भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, यहाँ तक सही है बच्चों। देखो डस्ट पार्टिकल्स भी रेस्ट है। अब मैं इसको डंडे से मारूंगा तो कारपेट हमारा मोशन में आ जाएगा, कारपेट हमारा क्या रहेगा, मोशन में आ जाएगा। लेकिन डस्ट पार्टिकल किस में रहेंगे, रेस्ट में। तो कारपेट जब मोशन में आया वो पीछे गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल उधर ही रहे, है ना। तो जब इधर रहे मतलब बाहर आ गए। तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा, इनर्शिया ऑफ, बहुत बढ़िया, इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया ऑफ मोशन का, इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्योंकि पार्टिकल्स रेस्ट से किस में आ गए हैं, पार्टिकल्स रेस्ट से किस में आ गए बच्चों, मोशन में। रेस्ट से मोशन में आ गए। समझ आया, समझ आया। आंसर फ्रेम में करा देता हूँ, कोई डोंट वरी, ठीक है। समझ आ गया आपको, क्लियर है। समझ में होना चाहिए, जब भी पूछूंगा समझ में होना चाहिए। आगे बढ़े। Why it is advised to tie any luggage। देखो 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आप जेके बोर्ड में पढ़ रहे हो सीबीएसई में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको चीजों की समझ तो होनी ही चाहिए। Why it is advised to tie a luggage, एक लगेज को बांधने के लिए, रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। मतलब मान लो ये बस जा रही है गांव, ठीक है, ये बस जा रही है, बनाते हैं पूरी बस हम, ऐसी होती है ना, जा रही है, ठीक है। अगर बस गांव में जा रही है, इस पे आप सामान रख रहे हो, तो ऐसे सामान को नहीं रखा जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको बांधा जाएगा। किससे बांधा जाएगा, रोप से, रोप से बांधा जाएगा, ठीक। पूरा सब मैंने बनाया इस बार, ठीक है। तो क्यों ऐसा, ऐसा क्यों किया जाता है। ये हमारी आ गई रोप, हाँ जी रोप, ये हमारी आ गई बस, और ये पीला वाला हमारा क्या आ गया, लगेज। तो क्यों एडवाइस किया जाता है कि लगेज को भाई बांध के चलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हमारे बच्चों ने जवाब दिया है कि बस किस में होगी हमारी, मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। मान लो पहले मोशन वाली कंडीशन पढ़ लेते हैं। बस हमारी मोशन में है, तो उस पर लगेज होगा, वो भी किस में होगा, मोशन में होगा। जैसे ही लगेज मोशन में है, बस भी मोशन में है। जैसे ही बस ड्राइवर ने क्या करा, जैसे ही बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, बस तो आ गई रेस्ट में, बस तो आ गई, बट ये लगेज तो मोशन में ही है, इनर्शिया लग गया और ये लगेज सारा नीचे गिर जाएगा। एक एक केस ये हो गया, ठीक है। अगर बस मोशन में है तो वो वाला केस। दूसरा, अगर हमारी बस रेस्ट में है और हमने लगेज को नहीं बांधा हुआ है, तो क्या होगा, बस भी रेस्ट में, लगेज भी रेस्ट में, दोनों रेस्ट में होंगे। अचानक से स्टार्ट करेंगे, बस मोशन में आ जाएगी, लेकिन लगेज तो रेस्ट में रहेगा, लगेज जो है वो पीछे गिर जाएगा। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इनर्शिया, ठीक है। दैट इज वाई हमें ये एडवाइस किया जाता है। क्लियर, समझ आया। 3 सवाल हो गए, आगे बढ़े। देखिए बोलता है अगला सवाल ये है, एक बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। बनाते हैं, ये ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड है, बराबर। बैट्समैन ने मारा बॉल को और बॉल इस ग्राउंड पे रोल कर रही है, मतलब यहां से ट्रेवल करी आगे के लिए जा रही है। सिंपल, शॉट मारी है, ग्राउंड ग्राउंड शॉट मारी, चौके की तरफ, बाउंड्री की तरफ जा रही है। ये बाउंड्री है मान लो, चलो ठीक है, कहते सही है। अब बोल रहा है, तो बोलता है थोड़ी देर के बाद बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंची, यहां आके बॉल आ गई, रेस्ट में हो गई। समझना बात,
द बॉल स्लो टू ए स्टॉप, बोलता है बॉल जो है वो रुकी है, क्यों रुकी है, बिकॉज, समझ ले पहले बात, ठीक है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने इतनी जोर से नहीं मारा है, एक चीज, ठीक है, क्या पता इसके जैसा बैट्समैन हो थोड़ा कमजोर, तो इतनी जोर से नहीं मारा है। दूसरा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड टू द बॉल, बोलता है भाई जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी फोर्स पे मारोगे उतनी दूर बॉल जाएगी। तीसरा, देर इज ए फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग द मोशन, मतलब बॉल के ऊपर एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को रोक रही है बॉल के ऊपर। तीसरा, देर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, बोलता है बॉल पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, सो द बॉल वुड वांट टू कम एट रेस्ट। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब इसमें से एक आंसर सही है, और ये आपने बहुत तरीके उधर से उस बुक में देखने तो मिलेगा ही नहीं, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है ढंग से तो नहीं मिलेगा, आपको यहां देखना पड़ेगा, ठीक है, तो बताओ, सोचो, थर्ड क्या है? पहला देखना, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या पता बॉल उतनी जोर से नहीं मारी हो, है ना, बट उस केस में तो चलो कहीं तक वो जस्टिफाई होता है, जोर से मारते तो पहुंच पहुंच ही जाती, जोर से मारता पहुंच ही जाती, लेकिन अब इसको ऐसे समझे, अपने पास ग्राउंड, सुन लेना, ग्राउंड भी है, फ्लोर भी है, सेम फोर्स से बॉल मारी है, एक जगह अपने पास पूरी ग्राउंड है, ग्राउंड एक से पूरा फ्लोर है, फ्लोर वाली पहुंच जाएगी, ग्राउंड वाली नहीं पहुंचेगी, फोर्स दोनों का सेम ही लगी है, फिर कुछ ही एक ही करके सारा बोल देते हैं, बताओ क्यों, क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को याद करेंगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो तब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, तो अगर बॉल को बैट्समैन ने मारा है, फर्क नहीं पड़ता जोर से मारा है धीरे मारा है, जब तक उसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है, जब तक उसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है तब तक वो रुकना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बॉल पे कौन सी फोर्स लग रही है, एक कौन सी फोर्स लग रही है, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स मतलब क्या होता है, मान लो ये आपकी अप्लाइड फोर्स, आपने इस साइड फोर्स लगाई है, हमेशा एक अपोजिंग फोर्स जो है वो लगेगी ही लगेगी, देखो, ठीक है, अपोजिंग फोर्स लगेगी ही लगेगी, तो जो अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन की फोर्स है, तो फ्रिक्शन उसके मोशन को स्लो डाउन कर रही है और एक टाइम में फ्रिक्शन को रोक रहा है, ठीक है, ये अब देखो, अगर थोड़ा हायर लेवल पर होते 11वीं क्लास में तो ये में चारों ऐसे तीन ऑप्शन तो करेक्ट हो जाते, लेकिन 9th क्लास में जितना हमने पढ़ा होता ना, जैसे हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा तो फर्स्ट लॉ पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा सही है, एक अपोजिंग फोर्स लग रही है बॉल पे, कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, कहां से लग रही है, देखो, ग्राउंड से भी लग रही है, जब बॉल आगे जाती है हवा की भी अपोजिंग फोर्स लगती है, तो एक टाइम पे वो उस वजह से रुक जाएगा। नेक्स्ट सवाल करें, अच्छा, एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आ जाओ तुम मोशन में आ जाओ, ट्रक जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट में, तो जब ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है, ये यू क्या हो गया, ठीक है, एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन क्या है उसकी, कांस्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ ए दिया हुआ अपने को नहीं पता, ठीक है, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस कितना है, कितने टाइम में, अब ये क्या जाता है, एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है, दूसरा फोर्स एक्टिंग एट मास ऑफ 7 टन, मास कितना है, 7 टन, 1 टन में कितना किलो, 1000, कितना, 1000, तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई पहले कर, 7000 केजी, 7 टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे ना, चलो ये तो गिवन में है, सबसे पहले हमने क्या निकाला है, एक्सेलरेशन निकालनी है, दिया क्या है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन हिल्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, इतना डिस्टेंस कवर किया है, क्या बात है, बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, निकाल के बता, बी तो दिया ही नहीं है, बी तो दिया ही नहीं है,
बहुत बढ़िया, क्या लगाएंगे, क्या निकालेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। देखो आपको ध्यान में रखना है, आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखनी है। तीनों क्या है, पहली वाली क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, तीसरी क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसमें भी v चाहिए, इसमें भी v चाहिए, v तो है नहीं, इसको यहीं पे एलिमिनेट कर दो, आगे लेके मत जाओ, ठीक है ना, तो ये वाली लगेगी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। एस कितना है, बहुत बढ़िया 400, यू कितना है, टाइम का बच्चा, टाइम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, वैसे दिया हुआ 20, ठीक है, प्लस 1/2, ए तो दिया नहीं, ए तो ये निकालना है, इंटू ए, टी का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर आएगा, 20 का स्क्वायर, क्या तक बढ़िया, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, तो ये करेगा 400 इसको उड़ा दो, ठीक है, 0 को 20 तो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 1/2 इंटू ए, 20 का स्क्वायर क्या हो गया, इसका इधर ही कर देते हैं काम, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड ना कर दें, तो क्या बचेगा, 2 क्या, मीटर, मीटर पर सेकंड का, ये आ गई एक्सेलरेशन, ये क्या आ गई, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन क्या आ गई। अब क्या निकालना है, मास दिया हुआ है, फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, निकल गई है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स ही निकालनी है ना, फोर्स ही निकालनी है, तो देखो फोर्स कितनी है, फोर्स कितनी है पता नहीं, तो निकाल दो ना, एम कितना है, फोर्स कितना हो गया, सही है, करो इसको, ले रहे हैं यहां तक, ठीक है, करो नोट, आप लोग भी बच्चे स्क्रीनशॉट इसको साथ साथ में ले सकते हो, ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए, अब तो बोलता है एक स्टोन ऑफ 1 kg, एक स्टोन है जिसका मास कितना है 1 kg, तो मास लिख लो साथ में, जो गिवन है साथ में लिख लिया करो, मास है कितना 1 kg, ऐसे यूनिट में केजी है ना तो उसमें रखेंगे, थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, मतलब एक लेक है, इसका सरफेस पूरा फ्रोजन है, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, इसको ऐसे फेंका है, ये पूरा फ्रोजन सरफेस है लेक का, मतलब पूरा जम गया बर्फ से, ठीक है, तो क्या है, एक्रॉस बोला, यहां से फेंका, ठीक है, फेंक दिया, और एक टाइम के बाद ये क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, तो देखो वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड और एक टाइम पे रेस्ट पे आ गया, तो इस बार यू कितनी है अपनी और वी कितना, देख यहां से फेंका, जब फेंका तब वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, और जब पहुंच गया तब कितनी वेलोसिटी थी 0, तो यू क्या है और वी क्या है, यू क्या है 20 और वी कितना है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 50 मीटर के बाद रेस्ट में आ गया, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला तो अपने को एक ही पता है, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे जो मर्जी हो, मास इंटू एम इंटू ए, देखो फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला और होता है वो अपने काम का नहीं फिलहाल, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। अब आप देखो हमें निकालना क्या है, हमें ए निकालना है, हमें क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को दौड़ाओ दिमाग में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2af, बहुत बढ़िया, क्योंकि टाइम तो दिया ही नहीं है, तो पहली क्वेश्चन भी कैंसिल हो गई, थर्ड वाली भी कैंसिल हो गई, तो क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, वी की वैल्यू क्या है, यू की क्या है 20 का इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ऐसे कितना है, ठीक है, ये तो गया 400, जीरो में से 400 के तो -400, ठीक है,
50 को 2 से किया, यहीं से यहां से भी उड़ा सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ए तो बच्चे आपका आ गया -4। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होते तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? तो यहां तक सही है, ए निकल गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, ठीक है। तो देखो F इक्वल टू m कितना है, 1 kg। ए कितना है, आपको अभी समझाऊंगा एक चीज, ठीक है। फोर्स कितना आ गया, -4 न्यूटन, ये आ गया। अब हमें पता करना है कि फ्रिक्शन की फोर्स है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको ये चीज समझनी है, नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव फोर्स आती है मतलब फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, इस केस में पढ़ रहे हो ना, तो नेगेटिव मतलब फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा कहां लगती है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने इधर फोर्स अप्लाई की है, उसके अपोजिट में जो लगेगी वो क्या होगी, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कितना आ गया, -4 न्यूटन। आप लोगों को ये जरूर करना है कि क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे सोल्यूशन भी समझना है, लेकिन निकालने खुद है। जब तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को खुद हाथ नहीं लगेगा, तब तक आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। अब यहाँ पे आप कर रहे हो, इजी लग रहा है, जी सर ने निकाल दिया, हो गया। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, जब तक आपके हाथ से जो क्वेश्चन खुद नहीं निकलेगा वो आपको कभी नहीं आएगा। सिंपल, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। 8000 kg कितना टन हो गया, कितना टन हो गया, 8 टन, बहुत बढ़िया। कितना हो गया, 8000 kg इंजन। ट्रेन का इंजन है, कितना वजन है, देखो सोचने वाली बात नहीं है। आप 9वीं क्लास में बैठे हुए हो, ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना। 8000 kg ऑफ इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, 5 डब्बे, ठीक है। ईच ऑफ 2000 kg, 5 डब्बे हैं ट्रेन के, हर डब्बा कितने का वजन है, 200 kg का, 200 kg है, 2000 kg कितना है, तो टोटल 5 है। एक डब्बे का वजन कितना होगा, 2000, तो 5 डब्बों का कितना रहेगा, वाह वाह क्या रहा है, कितना का 10,000 along ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल ट्रैक कौन सा होगा, ये बना ना, इस ट्रैक के along दौड़ रही है। अब आप समझो, ट्रेन का अगर मुझे टोटल मास निकालना है, कैसे निकलेगा, टोटल वजन ट्रेन का। ट्रेन में क्या होता है, इंजन और डब्बे होते हैं, फोर्स के लग रहे सुन ले, रिकॉर्डिंग हो रही है, कितनी उम्र है, एज कितनी है, 14, तो ज्यादा मत बोला फिर, 18 होगी फिर बोलना। सुने इधर क्या बोल रहा हूँ, मास कितना है, 8000 kg। क्या है इसका, इधर देखो बच्चे, क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो, मास ऑफ इंजन, इंजन का वजन कितना है, 8000 kg, बहुत बढ़िया। एक चक्के का कितना है, तो मास ऑफ 5 चक्के कितना रहेगा, 10,000। ट्रेन में होता ही क्या है, चक्के और इंजन ही होता, मतलब 5 डब्बे और इंजन ही होता है। तो टोटल मास ऑफ ट्रेन क्या हो गया, मास ऑफ ट्रेन क्या हो गया, 8,000 प्लस 10,000, ये होगा। ट्रेन का वजन कितना हो गया, 18,000 किलो, ध्यान सही है। अच्छा, इफ द इंजन एक्सर्ट फोर्स ऑफ, इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है, 4,000 न्यूटन की, ठीक है। और ट्रैक जो है, हाँ सॉरी, 40,000 न्यूटन की। और जो ट्रैक है वो फ्रिक्शन दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 5,000 न्यूटन, मतलब 5,000 न्यूटन की फ्रिक्शन दे रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन। तो बड़ा कुछ सवाल क्या देखना, नेट एक्सेलरेशन, किताब आ चुकी है, तो ट्रक स्टोर कहां गया, एक्सेलरेशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने नेट एक्सेलरेशन और पहले नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर ट्रेन की निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, या ना सही है। अब देखो, ये है आपकी क्या, फ्रिक्शन है। तो अगर 40,000 की फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी बेटा, टोटल फोर्स कितनी लगेगी, मतलब कितनी लगेगी,
40,000 में से अपने को उड़ाना पड़ेगा 5,000, क्योंकि 5,000 तो वेस्ट जा रहा है ना, फ्रिक्शन है। बहुत बढ़िया, सही, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो आप। कितना रहेगा? 35,000 न्यूटन। ठीक है, कितना रहेगा? 35,000 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी हो गई? 35,000 न्यूटन। अब निकालना क्या क्या है? नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन अब निकलेगी, नेट एक्सेलरेशन निकलेगी फोर्स इंटू, मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट टोटल, है ना। नेट फोर्स कितनी लग रही है? 35,000 न्यूटन। मास कितना है? 8,000 नहीं है, 18,000। कितना है? 18,000 इंटू ए। तो ले आओ, 35,000 को डिवाइड कर दो 18,000 से, ये हो गया। तो कितना आएगा आपका? 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, जैसे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? कहना सही है। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। जब आप ट्रेन की एक्सेलरेशन निकाल रहे हो उस टाइम आपने सेम निकालना है, बट आपने माइनस नहीं करना। नेट ना बोला निकालने के लिए, तब माइनस निकालना, तब फोर्स कितनी लेनी है? 40,000। तब कितनी लेनी है? ठीक है, ये आपने ये वाला ट्राई करना है। ठीक है, तो आज हमने कितने सवाल किए हैं इसके? 7 किए हैं, एक और करेंगे। ठीक है, एक और करेंगे, फिर आधे कल करेंगे। अच्छा, ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास ऑफ, आप साथ में बोल सकते हो, क्लासरूम वाले बच्चे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मास है? 1500 केजी। बहुत बढ़िया। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड? व्हीकल एंड रोड के बीच में क्या फोर्स होगी इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन? कितनी एक्सेलरेशन है? -1.7 मीटर। बहुत बढ़िया। तो क्या निकाल रहे हैं हम? कौन सी वाली फोर्स निकाल रहे हैं? कौन सी फोर्स निकाल रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो। फ्रिक्शन फोर्स क्या निकाल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पढ़, तुम तेज हो रहे हो यार। कुछ नहीं करना। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास कितना है? 1500 इंटू -1 ठीक है, तो कर लो मल्टीप्लाई। एफ इक्वल टू 1500 इंटू माइनस है ना, तो 17.10 कर देते हैं यार, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब करो 15 को 17 से मल्टीप्लाई कर, कितना? 25.2। 17 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे। हाँ जी, 2550 न्यूटन नेगेटिव में कितना? इतनी फोर्स लगेगी। आप मुझे बताओ, टफ है कैसा? क्वेश्चन इजी है अगर आपको फॉर्मूला आता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों बच्चों के लिए कल का हमारा होमवर्क क्या रहेगा? पहले 8 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में 1 to 8 क्वेश्चन विद आंसर्स फ्रेम करके लाओ। मैं देखूंगा कैसे आप करके आते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स बढ़िया लग रहे हैं, हमने एक सीरीज आप लोगों के लिए चलाई है, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी कर सकते हो सब कुछ करो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।